थर्मोडायनेमिक्स अब बेटा हम ना कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स का के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स क्या होती है बेटा? इज कंजर्व्ड होती है बेटा, ठीक है। मतलब कि हम सिर्फ एनर्जी को है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये हमें कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट जैसे अपने को जीरो लॉ ने बताया था कि अगर किसी दो सिस्टम की आपस में एनर्जी जो थर्मल हीट है वो किसी थर्ड सिस्टम के साथ आइसोलेटेड है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों सिस्टम की ही जो टेम्परेचर होगा, हीट होगी, वो क्या होगी? एक जैसी होगी, मतलब आइसोलेटेड होगी। अब अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि टोटल एनर्जी है ना यूनिवर्स की, वो क्या होती है? कंजर्व्ड होती है, कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ना अगर यूनिवर्स की जगह आइसोलेटेड भी लिख दूं तो भी सही है ये। क्यों? आइसोलेटेड का ही एग्जाम्पल है यूनिवर्स अपने पास, आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, कि टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। एनर्जी सिर्फ मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है बेटा अपने पास इंटरनल एनर्जी आती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हमें क्या कहती है? इसको रब कर देती हूँ। फर्स्ट लॉ है ये इंटरनल एनर्जी को हम यानी कि अब हम एनर्जीज की फॉर्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने पास आता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को है ना U से डिनोट किया जाता है, कई बार E से भी डिनोट कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपको U में ही दिखेगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हम इसको कैपिटल U में डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है बेटा? इंटरनल मतलब क्या होता है? अंदर जो भी है, अंदर किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी है ना, उन सबका हम सम अप कर दें तो वो हमारे पास किसके बारे में बताता है? इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी सिस्टम में चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उन सभी एनर्जीज को जब हम सम अप कर देते हैं तो वो हमें किसके बारे में बताता है? इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। यानी कि इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में आती है? काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में आती है? हीट की फॉर्म में, ठीक है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, मतलब किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके अंदर प्रेजेंट है, वो सारे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अपन किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैं बोल सकती हूँ हीट के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरे पास है ना यहाँ से निकल के आता है कि U इज इक्वल्स टू Q प्लस में W, यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू द हीट प्लस में इज ड्यू टू द वर्क डन, किसकी वजह से हुआ। अब बेटा बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी है ना वो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, कई बार क्या करती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास कोई भी सिस्टम है, इसमें मैंने 10 ले लिए, 10 मैंने पार्टिकल्स ले लिए गैसेस के, ठीक है, या किसी भी चीज के मैंने पार्टिकल्स इसके अंदर ले लिए, तो इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दीज 10 पार्टिकल्स, ठीक है, इनकी वजह से इंटरनल एनर्जी होगी। मैं क्या करूं, मैं इस सिस्टम के अंदर ना बाहर से मैंने 10 जूल एनर्जी और दे दी, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे इनकी खुद की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट आएगी, कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होगी।
अगर इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उस केस में यू की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बाहर से जब एनर्जी दी तो पार्टिकल्स ने उस एनर्जी को गेन किया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा एक्टिव हो गई, उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, यानी कि इस ओवरऑल टोटल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी ना केवल इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कई बार ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल ले, मान लिया कि ये सिस्टम है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स की वजह से, पार्टिकल्स की वजह से एनर्जी प्रेजेंट है। क्या करे कि ये सिस्टम है ना 5 जूल एनर्जी को डिक्रीज कर दे, यानी कि लॉस कर दे, बाहर की तरफ निकाल दे 5 जूल। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इस पूरे सिस्टम ने 5 जूल एनर्जी को लॉस किया। लॉस किया मतलब 5 जूल एनर्जी इस सिस्टम के अंदर से घट गई। तो वो जो घटी एनर्जी, उस चीज का इफेक्ट, उस एनर्जी का इफेक्ट, घटी हुई एनर्जी का इफेक्ट हर एक पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा जो इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हर एक पार्टिकल की थोड़ी थोड़ी एनर्जी लॉस हुई है, तब जाके 5 जूल एनर्जी सिस्टम ने लॉस की है, तब ये बोल सकते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी में भी कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट आएगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ना केवल इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करती है, कभी कभी ये एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ना बेटा, ये अपने पास है ना स्टेट फंक्शन है। जब हमने पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन किया था तब इस बारे में इसको स्टेट फंक्शन में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन द पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे हीट है, हीट पाथ के ऊपर डिपेंड करती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी ऐसा नहीं है। जितने भी पार्टिकल्स किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है वो उसी की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। एक्सटेंसिव, मैंने स्टेट फंक्शंस, स्टेट ऑफ द सिस्टम्स में करवाया था, मतलब फंक्शंस ऑफ द सिस्टम में 2 फंक्शंस करवाए थे, एक पाथ फंक्शन था और एक अपने पास स्टेट फंक्शन था। तो ये एक स्टेट फंक्शन आता है। फिर प्रॉपर्टीज करवाई थी आपको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। क्यों है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स इस सिस्टम के अंदर बढ़ेंगे, यानी कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ेंगे, हर एक पार्टिकल अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देगा एनर्जी का, मतलब उसके साथ साथ पार्टिकल के बढ़ने के साथ साथ उस पार्टिकल की एनर्जी भी इंटरनल एनर्जी में ऐड होती चली जाएगी, यानी कि उस ओवरऑल पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास इंटरनल एनर्जी थी। अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है बेटा वर्क फंक्शन आता है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल, ये ए है भाई, ए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है तुम्हारा, जरूर आएगा इस पे क्वेश्चन, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब जब हमने ना पढ़ा था कि बेटा मोड्स ऑफ एनर्जी के हमने पढ़े थे, 2 मोड्स पढ़े थे, एक तो फ्रॉम हीट से और दूसरा अपन ने पढ़ा था वर्क से। ठीक है, मोड्स ऑफ एनर्जी, आपको ध्यान हो तो मोड्स ऑफ एनर्जी, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना। मोड्स ऑफ, इससे पहले वाला ही मतलब वो था वीडियो, इससे पहले वाली ही थी। मोड्स ऑफ एनर्जी में अपन ने 2 पढ़े थे, एक तो अपन ने पढ़ा था बेटा हीट और एक अपन ने पढ़ा था वर्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्क पढ़ रही हूँ। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि हीट में चेंज हुई एनर्जी ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, और वर्क डन में एनर्जी चेंज होती है, एक बॉडी से दूसरी जगह में जाती है, बट नॉट ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, यानी कि अदर फैक्टर की वजह से, अदर देन टेम्परेचर फैक्टर की वजह से जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोड्स ऑफ में अपन ने पढ़े था वर्क के बारे में। अब अपने पास आता है बेटा, इसको करके बताती हूँ। जैसे मान लिया मैंने ना आपके एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके से दे रखा है गैस का सिलेंडर, ऐसे डायग्राम बना के।
कि इसमें है ना गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे पिस्टन लगा रखी है। तो मैं इसको सीधा करके बनाऊंगी ताकि तुम्हारे जल्दी से अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कि मान लिया कि ये कोई भी गैस यानी कि कोई भी सिलिंड्रिकल है कंटेनर, इसमें गैसेस के पार्टिकल्स मैंने फिलअप कर रखे हैं, ये सारे गैसेस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ऊपर से मैंने इसके अंदर क्या किया, पिस्टन लगा दी कि मैं गैसेस के पार्टिकल्स को ऊपर से प्रेशर देके नीचे कंप्रेस कर रही हूँ। ठीक है, मतलब मैं इसके अंदर पिस्टन लगा दी तो क्या होगा बेटा, जब मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करूंगी इसके अंदर, ऊपर से जब मैं प्रेशर इसके अंदर अप्लाई करूंगी, और तब क्या होगा कि कुछ गैसेस के जो पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है ना, उनके बीच में भी कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ टकरा के दूर दूर जा रहे हैं, तो वो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे इस कंटेनर की वॉल के ऊपर और इस पिस्टल के ऊपर। यानी कि अगर दोनों का प्रेशर यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे की तरफ लग रहा है, अगर वो दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए तो पिस्टल बीच में ही रह जाएगी, ना तो पिस्टल ऊपर जाएगी ना ही पिस्टल नीचे जाएगी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ उस केस में टोटल यानी कि अपन ने पढ़ा था मैकेनिकल जो आइसोथर्मल हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो कुछ वर्क डन होगा ही नहीं, ना तो पिस्टल नीचे जाएगी और ना ही पिस्टल ऊपर आएगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। लेकिन अपन को क्या करना है कि वर्क डन करके दिखाना है, क्योंकि हम टॉपिक ही वर्क डन वाला पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इसमें क्या करूं कि एक्सटर्नल प्रेशर में इसके ऊपर एक्स्ट्रा अप्लाई कर दूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा लो आप यहाँ पे कि मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स है ना इसको मैंने ज्यादा अप्लाई किया, तो मैं फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ कंप्रेस होंगे। ठीक है, कंप्रेस होंगे तो मान लिया कि ये जो पॉइंट था अपने पास ये क्या था A, और जब ये कंप्रेस होंगे तो कैसे होंगे बेटा, मैं फिर से बना रही हूँ कि कंप्रेस होंगे तो ये देखो इस पिस्टल के जस्ट नीचे वाली जो मॉलिक्यूल्स की लेयर है ना, वो सेकंड लेयर के बीच में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मर्ज। तो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर मिलके एक लेयर बना देगी। फिर जैसे जैसे पिस्टल नीचे होती चली जाएगी तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरी लेयर के नीचे ऐसे मर्ज होना शुरू हो जाएंगे और उनके बीच में जो मतलब स्पेस है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। मान लिया मैं इसके अंदर मैंने इसको कंप्रेस करके और इसको मैं बी पॉइंट के ऊपर ले आई, और अब इसके पार्टिकल्स गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो और भी ज्यादा कम है। ठीक है, और भी ज्यादा कम है क्योंकि मैंने इसको कंप्रेस कर दिया जो मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही थी। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे पिस्टल ए पॉइंट पे थी, अब पिस्टल बी पॉइंट पे है, यानी कि कितना डिक्रीमेंट हुआ, अब यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स मेरे पास इस बी पॉइंट के ऊपर आ गए। ये जो डिस्प्लेसमेंट मतलब इतनी जो चेंजमेंट हुआ है ना, इसको हम dx या dl से आप इसको डिनोट कर सकते हो कि भाई इतना स्पेस उसके अंदर कम हुआ है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पिस्टल का। ठीक है, तो वर्क डन अपने पास टोटल क्या आएगा, अब मैंने ये पढ़ा है बेटा कंप्रेस में, कंप्रेस मतलब ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, और मैंने जब आपको साइन कन्वेंशन बताए थे तब ये बताया था कि जब वर्क डन होता है ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर होता है तो कैसा साइन आता है, पॉजिटिव, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है यानी कि जब मैं इसको एक्सपेंशन करूंगी यानी कि वर्क सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स है वो जब नीचे से इसके ऊपर फोर्स प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टल ऊपर की तरफ जाएगी, तब उस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम ने काम किया है, यानी कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव साइन आता है, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव साइन आता है। तो वर्क इज इक्वल टू पी, मैं यहाँ पे फोर्स ले लेती हूँ, फोर्स इनटू में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी चेंजमेंट हुई, कितनी पोजीशन चेंज हुई है, इसको मैंने dx से डिनोट किया है, dx, और ये जो फोर्स है ना बेटा ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो मैं इसके नीचे Fex लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो वर्क इज इक्वल टू, मेरे पास है ना फोर्स का फॉर्मूला था कि फोर्स इज इक्वल, प्रेशर का फॉर्मूला आता है अपने पास, क्या होता है प्रेशर, कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ तो वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अगर मैं यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लूँ तो इस जगह पे पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P इंटू में A इज इक्वल टू F। अब इस
वैल्यू को मैं यहाँ पे ना पुट कर देती हूँ कि W इज इक्वल टू P इंटू में A इंटू में डी एक्स हाई। अब अगर ये फोर्स एक्सटर्नल है तो प्रेशर भी क्या होगा, एक्सटर्नल, लेकिन एरिया तो सेम पर्टिकुलर, यानी कि क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इस सिलेंडर का है वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि प्रेशर एक्सटर्नल हो जाएगा। अब अपने पास क्या आता है कि W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल A इंटू में dx, यानी कि एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, dv लिख सकती हूँ बेटा, dv, ठीक है। यानी कि स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर स्मॉल चेंजमेंट हुई तो उसको हमने डी से डिनोट किया। अगर ज्यादा चेंजमेंट होती तो उसको हम डेल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल वी से। अब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है ना, तो इसको हम किस साइन से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव साइन से अपने इसके ऊपर डिनोट करेंगे। यानी कि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी कि बाय एक्सपेंशन, सॉरी कंप्रेशन वर्क लेके, केस हम लेके चल रहे इसके अंदर कंप्रेशन वाला, ठीक है, कंप्रेशन वाला। अब अपने पास आता है बेटा एक्सपेंशन का केस, और ले लेती हूँ मैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इसी का पार्ट ले लेती हूँ। ये मेरे पास था सिलेंडर, इसी को बना लेती हूँ दोबारा कि ये एक सिलेंडर है। यहाँ पे देखो इतने पॉइंट के ऊपर बी पे अपने पास बी था, इस पॉइंट के ऊपर मैंने पिस्टल से प्रेशर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। अब हम क्या करें कि एक्सपेंशन का केस लेंगे तो क्या करेंगे, नीचे से गैसेस के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन करके ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये पिस्टल ऊपर जाएगा, यानी कि धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में मान लिया मेरे पास ये जो डायग्राम है वो ए वाला आ जाता है दोबारा से, कि यहाँ पे बी था, अब ये ए आ गया, इधर ए आ गया, ठीक है। तो नीचे से गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब पहले ये कंप्रेस था तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम था, अब ये नीचे से ऊपर धकेल रहे हैं तो यानी कि एक्सपेंड हो रही है, तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई। तो उस केस में अपने पास W की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि फिर से वही, अब अंदर वाला फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर्स आ जाएगा बेटा इनटू में डी एक्स, स्मॉल चेंजमेंट। अब क्या होगी, डी एक्स फिर से हम लेते हैं कि इतना बड़ा, ठीक है, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस में पी डी वी आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट वैसे लिख दिया, साइन शो किया कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इस केस में अपने पास क्या होगा बेटा, हम फोर्स इंटरनल लेंगे या एक्सटर्नल लेंगे, कंप्रेशन में हमने एक्सटर्नल लिया था और एक्सपेंशन में नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम क्या लेंगे, इंटरनल फोर्स। प्रेशर भी कैसा होगा, इंटरनल, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो यहाँ पे कैसा साइन नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो यहाँ पे कैसा साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज थी अपने पास। अब इसको रब कर देती हूँ मैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाला दोनों बता दिया आपको। अब अपने पास आता है रिवर्सिबल वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप एनसीईआरटी की बुक में पेज पलटोगे तो आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का दिखा रखा है, ठीक है। तो वो करेंगे अपन। अब इसको रब कर देती हूँ मैं। सबसे पहले कर लेते हैं रिवर्सिबल का केस। रिवर्सिबल, इसमें दोनों केस थे, कंप्रेशन वाला भी और एक्सपेंशन वाला भी, दोनों थे, ठीक है। यानी कि पीवी डायग्राम अगर मैं लेती हूँ प्रेशर वॉल्यूम, तो जैसे जैसे देखो ये अपने पास सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, मैंने ऊपर से प्रेशर अप्लाई करा। अगर मैं कंप्रेशन का केस लेती हूँ तो ऊपर से प्रेशर अप्लाई करती हूँ, मैं कंप्रेशन के केस में ले रही हूँ बेटा इसको। प्रेशर जब मैं ऊपर से अप्लाई करूंगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मर्ज होना शुरू हो जाएंगे, दोनों के बीच में गैप है वो कम हो जाएगा, यानी कि अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। यानी कि अपने पास क्या आएगी बेटा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ तो गैसेस के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अपने पास ए पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट इधर है, तो ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा ऐसे। और जब मैं एक्सपेंशन वाला लूंगी तो मेरे पास ग्राफ वापस उल्टा चलेगा, ठीक है। तो इसमें अपने पास ऐसा ग्राफ आता है।
फिर अपने पास आता है बेटा इरिवर्सिबल में क्या होगा कि रिवर्सिबल नहीं होगा, यानी कि हमें आइसोलेटेड सिस्टम या तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर ही मिलेगा या फिर फाइनल पॉइंट पर ही मिलेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी बंदा है, जैसे राम श्याम कुछ भी ले लो, मान लिया कि ये कोई भी बंदा है, ठीक है, और मैं बहुत जब भी एग्जाम्पल देती हूँ ना, मैं ये नहर के एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, कि नहर के ऊपर है ना, गांव से जो बिलोंग कर रहे हैं उनको वो नहर तो देखते होंगे, अपने हरियाणा में तो बहुत सारी नहरें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना नहर के ऊपर पुल होता है बेटा, पुल। तो मैं ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये क्या करेगा कि पुल के ऊपर से ना जाके इस नहर के एक कोने से, इसमें पानी, नदी नहर में पानी आया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर खड़ा होके और वो इधर छलांग लगाता है और वो इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये बीच में अगर रुकेगा तो रुक नहीं सकता, ये नीचे ही गिरेगा, या तो ये आगे आएगा या फिर ये पीछे आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है अपने पास कि अगर ये पुल के ऊपर से आता है, इधर है ये, तो ये एक कदम ये यहाँ चला, फिर ये एक कदम यहाँ चला, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये वापस जा सकता है, ठीक है, फिर ये यहाँ आ गया, यानी कि इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास आती है कि हमें रिवर्सिबल के अंदर तो ग्राफ मिलेगा, लेकिन इरिवर्सिबल में हमें ग्राफ नहीं मिलता। उस केस में हमें या तो बेटा फाइनल पोजीशन का ही पता चलेगा या फिर इनिशियल पोजीशन का ही पता चलेगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल के केस में अपने पास ग्राफ नहीं आता। वर्क डन क्या होगा कि इज इक्वल टू किसके बराबर, टी एक्सटर्नल अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, प्रेशर एक्सपेंशन का जो भी, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डीवी, ये आ जाएगा इसके अंदर अपने पास एक्सप्रेशन इरिवर्सिबल में। और अगर मैं रिवर्सिबल के केस में लेती हूँ तो उसके अंदर चेंजमेंट आता है ज्यादा, क्योंकि हम धीरे धीरे उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस केस में W इज इक्वल टू, यानी कि DW इज इक्वल्स टू, अपने पास क्या आती है, W की वैल्यू इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल यहाँ पे DV। अब अपने पास आइडल गैस के अकॉर्डिंग वो क्या थी इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिटी लेती हूँ, ठीक है, या फिर n ले लो, कोई बात नहीं, तो P की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करना चाहती हूँ, P इज इक्वल टू nRT बाय V। इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, W इज इक्वल्स टू माइनस में nRT बाय V dV, V को हम अंदर ले जाते हैं, W इज इक्वल्स टू, W है ये, माइनस में nRT, यानी कि इंटीग्रेशन dV बाय V, ठीक है। अब हम मान लिया कि चेंजमेंट हुई अपने पास, तब वॉल्यूम शुरू में कितना था V1 और बाद में कितना रह गया V2, यानी कि फाइनल से इनिशियल हमने लिमिट लगा दी इसमें। तो W इज इक्वल्स टू माइनस में nRT, ये क्या है इनवर्स में, इनवर्स लॉग में हम क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग लेके चलते हैं, ln V2 माइनस में V1, ठीक है, यानी कि नेचुरल लॉग इनवर्स लॉग ln ले लिया मैंने, V2 फाइनल लिमिट माइनस में इनिशियल लिमिट, तो W इज इक्वल्स टू माइनस में nRT। अगर मैं इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट, मैं इसको सिंपल लॉग में लेके जाऊं तो अपने पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग के बराबर होती है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो 2.303 लॉग ऑफ, अपने पास क्या आ जाएगा, V2 माइनस में V1, ठीक है। अब क्या करें, 2.303 बाहर ले लेती हूँ, W इज इक्वल टू 2.303 माइनस में, मैंने बाहर ले लिया माइनस का साइन, nRT, ठीक है, लॉग A माइनस में लॉग B किसके बराबर होता है, लॉग A बाय B, यानी कि लॉग V2 बाय V1, ये अपने पास आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन मैथमेटिकली रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो ये चीज थी। अब अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर में इसके अंदर वर्क डन निकालूं, प्रेशर के अंदर, तो अपन को पता है, देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम क्या होता है। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P1 किसके बराबर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 के, P2 किसके बराबर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2 के। जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस में 2.303 nRT, ठीक है, लॉग ऑफ, जहां पे V1 है वहां पे क्या आ जाएगा, यानी कि मैं इस वैल्यू को पुट करती हूँ इधर, V1 की वैल्यू पुट करूं, देखो 1 बाय V1 किसके बराबर है, P1 के, 1 बाय V1 यानी कि P1, इसको ऐसे लिख दूं,
V2 इंटू में 1/V1, 1/V1 तो किसके बराबर आ गया, P1 के, ठीक है। अब P2 किसके बराबर है, 1/V2 के बराबर है। तो V2 को अगर मैं यहाँ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P2। अब V2 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दो, 1/P2, तो P1 बाय क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा बेटा, P1/P2। प्रेशर के केस में निकालते तो ऐसे आएगी, वॉल्यूम में निकालेंगे तो V2/V1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए P1 ऊपर है और P2 नीचे है। ये अपने पास इसका वो है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इरिवर्सिबल में ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल में या तो इनिशियल पॉइंट ही पता चलेगा या फिर फाइनल पॉइंट।